मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी। वहीं ब्रिटेन ने कोविड-19 के 100 परीक्षण किट के उपयोग को दी हरी झंडी। पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। विश्व भारती देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की आत्मा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी का कहना है कि भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। विश्व भारती की 100 वर्ष की यात्रा बहुत विशेष है। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के काम में लगा हुआ है और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में सही मार्ग पर अग्रसर है। भक्ति आंदोलन से हम एकजुट हुए, ज्ञान आंदोलन ने बौद्धिक मजबूती दी और कर्म आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया। सैकड़ों वर्षों के कालखंड में चले ये आंदोलन त्याग, तपस्या और तर्पण की अनूठी मिसाल बन गए थे। इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए, उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती विश्वविद्यालय की अहम भूमिका होगी। चित्तो जेथा भय शून्यो, उच्चो जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्तो, यानी हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जहां हमारे मन में कोई डर ना हो, हमारा सर ऊंचा हो और ज्ञान बंधनों से मुक्त हो। आज देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने का भी प्रयास कर रहा है। इस शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती की बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव का जो दृष्टिकोण था वो आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। गुरुदेव के विचारों को प्रासंगिक बताते हुए उन्होंने कहा कि वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी। वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को भी लाभ हो और दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। कोरोना महामारी के कारण इस बार शांति निकेतन पौष मेला नहीं हो सका था। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से आह्वान करते हुए कहा कि छात्र पौष मेले के कलाकारों के उत्पाद को ऑनलाइन बेचने में मदद करें। तो इस वर्ष यहां ऐतिहासिक पौष मेलों का आयोजन नहीं हो सका है।
100 वर्ष की यात्रा में तीसरी बार ऐसा हुआ है। इस महामारी ने हमें इसी मूल्य को समझाया है, वोकल फॉर लोकल। पोष मेले के साथ तो ये मंत्र हमेशा से ही जुड़ा रहा है। विश्व भारती के छात्र छात्राएं पोष मेले में आने वाले आर्टिस्टों से संपर्क करें, उनके उत्पादकों बारे में जानकारी इकट्ठा करें और इन गरीब कलाकारों की कलाकृतियां ऑनलाइन कैसे बिक सकती है, सोशल मीडिया की इसमें क्या मदद की जा सकती है, इसे देखें, इस पर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी की जाएगी। एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री 6 अलग अलग राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। किसान पीएम किसान और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य कदमों के बारे में अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद होंगे। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय लाभ देने का प्रावधान है, जिसे हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 2,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 8,500 करोड़ रुपए की लागत वाली 1,127 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस परियोजना से बेहतर संपर्क सुविधा और राज्य में आर्थिक विकास को बल मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अवसर पर मौजूद थे। नितिन गडकरी ने इस मौके पर 50,000 करोड़ की 22 नई राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की। 50,000 करोड़ के जो 22 प्रोजेक्ट है, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने डीपीआर इसके बनाने का काम शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा जैसे भी लैंड एक्विजिशन के काम की प्रोसेस अगर फास्ट हो जाएगी तो ये काम होगा, जिसमें किशनगढ़ से हनुमानगढ़ 430 किलोमीटर इसका डीपीआर फाइनल स्टेज पर है। दरा झालावाड़ 3,000 एलिवेटेड मार्ग है 10 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर बना रहे। फलोदी से खाटू 220 किलोमीटर, इसका भी डीपीआर बन रहा है। और सिरसा से चूरू तक 143 किलोमीटर, दौसा से दुदू तक 137 किलोमीटर, शाहपुर से अलवर 87 किलोमीटर, रास से मांडल 135 किलोमीटर, चारभुजा से भटेवर 140 किलोमीटर, सांगरिया से केचिया 75 किलोमीटर, बायमेर बाईपास 22 किलोमीटर, साचौर से धनेरा 12 किलोमीटर और अलवर से नोये जो 40 किलोमीटर। ये टोटल 22 प्रोजेक्ट करीब 3,000 किलोमीटर के हैं और इसमें 50,000 करोड़ की लागत लगेगी और ये प्रोजेक्ट हम अगले साल शुरू करना चाहते हैं। और आइए अब आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र की, जो भारत का 42वां रामसर साइट बन गया है।
ये थी रामसर साइट की सुंदर तस्वीरें। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस वेटलैंड पर खुशी जाहिर की है और कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि लद्दाख अब वेटलैंड के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र बन गया है। ये कॉम्प्लेक्स 2 जुड़ी हुई झीलों, मीठे पानी की शुरुआत करने वाला तसो और हाइपरसैलिन तसोकार का बेहतरीन उदाहरण है। अब भारत में 42 रामसर साइट हैं। जेबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के लद्दाख रीजनल सेंटर के प्रमुख सुब्रतो शर्मा ने बताया कि सोकर वेटलैंड हिमालयी क्षेत्र का नवा रामसर साइट है। सोकर जो है पूरे हिमालयन रीजन में, जो इंडियन हिमालयन रीजन है, इसमें 9th हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड है जो रामसर साइट में की तरह डेजिग्नेट हुई है। इससे पहले ये गर्व जो है लद्दाख में सोमोरारी को मिल चुका है, तो ये लद्दाख की 2nd वेटलैंड साइट है। तो जो टोटल 42 वेटलैंड्स रामसर साइट्स हैं कंट्री में, उसमें एडिशंस हुए हैं अभी रिसेंटली 3, और एक नया ये एडिशन हुआ है सोकर का। तो हमारे 9 हिमालयन रीजन की जो वेटलैंड्स रामसर साइट्स हैं उसमें से 2 लद्दाख में हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज स्वच्छता मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाथ से मैला ढोने को काफी पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन अगर आम नागरिकों को हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्ति की जानकारी मिलती है तो वे इसकी शिकायत इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाथ से मैला ढोने वालों को सरकार 40,000 की एक मुश्त राशि देती है, साथ ही उनकी आजीविका शुरू करने के लिए ट्रेनिंग भी देती है, जिस दौरान उन्होंने 3,000 रुपए का मानदेय भी मिलता है। सरकार आजीविका शुरू करने के लिए 3.25 लाख रुपए की सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। वाली प्रथा के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनको इससे मुक्त करा करके एक मुश्त 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, और उनको अगर कौशल प्रशिक्षण लेने के योग्य है तो कौशल प्रशिक्षण देंगे। कौशल प्रशिक्षण के दौरान उनको 3,000 रुपये मानदेय देंगे, और कौशल प्रशिक्षण के बाद लोन आदि देकर के उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। संक्रमित लोगों में से अब तक 96,93,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.75% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 29,791 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश में 23 दिसंबर तक कुल 16,53,08,366 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 23 दिसंबर को 10,39,645 नमूनों की जांच हुई। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट साझा कर दिसंबर महीने में सप्ताह के आधार पर देश के 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के उपचाराधीन मामले में हो रहे बदलाव को दिखाया है। इसमें से केरल को छोड़कर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मामलों में हर सप्ताह कमी दर्ज की गई है। केवल केरल में 22 दिसंबर को खत्म होने वाले सप्ताह में मामले 57,790 से बढ़कर 60,670 हो गए। वहीं महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को खत्म होने वाले सप्ताह में 91,000 से ज्यादा मामले थे। वे 22 दिसंबर को खत्म होने वाले सप्ताह में घटकर 60,500 के करीब हो गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचाराधीन मामलों में दिसंबर महीने के हर सप्ताह में कमी दर्ज की गई है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने आज एनसीसी के डिजिटल फोरम को लॉन्च किया। इस मौके पर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा भी मौजूद थे। डिजिटल फोरम को एनसीसी की वेबसाइट के साथ जोड़ा गया है। पेश है हमारे संवाददाता, और आइए सीधे चलते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस वार्ता में। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है, और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल
मैं संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ये बिल वर्षों बाद संसद ने पारित किए और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। मैं इस अवसर पर किसान मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें इस समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी इस पे राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं इस पे। आपने देखा वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ किसानों का समर्थन उनके पास है, लेकिन उन किसानों के बारे में ना कोई जानकारी दी ना कुछ है। झूठ की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आज राष्ट्रपति और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दूसरा, अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। 2 करोड़ दस्तखत फर्जी है, आपको लगता है ये फर्जी है? आप किसानों से बात करो। अभी आप शुरू कीजिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किसान संगठनों का जो आभार उन्होंने व्यक्त किया वो इसलिए कि जो उनका समर्थन आया है सरकार के लिए वो बहुत सराहनीय कहा उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी की सरकार थी तब उन्होंने किसानों के लिए क्यों कुछ नहीं किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जो भी बात होती है वो किसी भी माने में नहीं ली जाती, कोई गंभीरता से उनकी बात नहीं लेता। और तीनों बिल जो किसानों के लिए हैं उन्होंने उसके लिए कहा कि तीनों ही बिल किसानों के लिए हैं और किसानों के लाभ के लिए हैं। तो ये थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने आज एनसीसी के डिजिटल फोरम को लॉन्च किया और इस मौके पर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा भी वहां मौजूद थे। डिजिटल फोरम को एनसीसी की वेबसाइट के साथ जोड़ा गया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने डिजिटल इंडिया के प्रोत्साहन के लिए एक और सकारात्मक कदम उठाया है। जी हां, गुरुवार को रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा की मौजूदगी में एनसीसी के डिजिटल फोरम को लॉन्च किया। डिजिटल फोरम एक नई शुरुआत है जिसमें हमारे एनसीसी के सभी बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सभी बच्चे जब भी आपको जिस भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हों उसमें आपको कुछ अच्छा लगे, कोई आपका एक्सपीरियंस हो जो आपको लगता है दूसरों को मोटिवेट करने के काम आएगा। इफ़ देयर इज़ एनी एक्सपीरियंस, एनी थिंग विच यू थिंक विल हेल्प मोटिवेट अदर कैडेट्स अक्रॉस द कंट्री, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर दैट एक्सपीरियंस। MyGov के साथ साझा इस डिजिटल फोरम को एनसीसी की वेबसाइट के साथ लिंक किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कैडेट अपने अनुभव और विचार यहां व्यक्त कर सकेंगे। यह फोरम कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा जहां वे अपने विचार, ज्ञान और अनुभव व्यक्त कर सकते हैं। इस फोरम का उद्देश्य लर्निंग बाय शेयरिंग अर्जित करना है। मुझे आशा है कि डिजिटल फोरम वेब पेज एनसीसी कैडेट की आकांक्षाओं और विचारों को नए पंख देगा, जिससे मदद से वे अपनी उड़ान को एक नई दिशा दे सकेंगे।
गौरतलब है कि एनसीसी को दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन कहा जाता है। इनके कैडेटों ने कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा देकर अलग पहचान दर्ज की है। उम्मीद की जा रही है कि इस डिजिटल फोरम के जरिए कैडेटों के भीतर छिपी प्रतिभा और रचनात्मकता भी सभी के सामने आएगी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी नाम से खाता खुलवाकर 2.5 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत कर गबन कर जाने के आरोप में पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड चीफ मैनेजर शैलेंद्र कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ लोन लेने के आरोपी 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कल अरुणाचल प्रदेश और असम में 917 किलोमीटर लंबे ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाई। ये अभियान जल शक्ति मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश, असम और एनडीआरएफ के साथ मिलकर शुरू किया है, जिसमें रिवर राफ्टिंग अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रम शामिल है। इस अभियान के प्रतिभागी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में भी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने सफलतापूर्वक राफ्टिंग अभियान करने के लिए एनडीआरएफ के जवानों के प्रयासों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में जल संरक्षण को शीर्ष प्राथमिकता दी है और साथ ही नदियों का सम्मान करने की अपील की है, क्योंकि नदियां हमारी सभ्यता और जीविका स्रोत हैं। ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान में पूरा ऑर्गेनाइज किया, जल शक्ति मंत्रालय को साथ दिया और हम लोग को सबको देखभाल करके पूरा इस यात्रा को मैनेज कर रहे हैं। देश में चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान, चाहे अर्थक्वेक, चाहे किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आता है तो एनडीआरएफ टीम सबसे पहले पहुंचता है। देश भर में आज उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए लागू किया गया है। कोई भी उपभोक्ता अनुचित व्यापार की शिकायत कर सकता है। इसके लिए उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है। सरकार ने सूचना, निवारण और शिक्षा के अधिकार समेत तमाम ऐसी सुविधाएं लोगों को दी हैं, जिनका इस्तेमाल कर उपभोक्ता किसी भी समस्या का हल जान सकते हैं। हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नई विशेषताएं रखी गई हैं। TRAI के आंकड़ों के बाद एयरटेल और रिलायंस के शेयरों में बढ़त दिखाई दी, जबकि वोडाफोन आइडिया के शेयर गिरते दिखे। ट्राई की रिपोर्ट में अक्टूबर माह में एयरटेल ने लगातार दूसरे महीने सबसे ज्यादा सब्सक्राइब जोड़े। बिजनेस पेपर मिंट में छपी खबर के मुताबिक वोडाफोन के खिलाफ सरकार ने सिंगापुर की अदालत में अपील करने का फैसला लिया है। इसके बाद शेयर में 6% की गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में अंतर मंत्रालय बैठक की, जिसमें कानून मंत्रालय की राय थी कि वोडाफोन टैक्स मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद अपील की जानी चाहिए। और उधर अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक उपलब्ध कराने के लिए दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। नए समझौता के तहत फाइजर जून के अंत तक अतिरिक्त 70 मिलियन खुराक मुहैया कराएगी। हाल ही में अमेरिका में फाइजर और बायोएनटेक के कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को हरी झंडी दी गई थी। ब्रिटेन में 2 मरीजों में वायरस का नया वेरिएंट मिला है। उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। दोनों ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो साउथ अफ्रीका से यात्रा करके आए थे। ये वायरस अब तक ज्यादा संक्रामक है। इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करने पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि जो भी लोग हाल में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं या वहां से सफर करने वाले लोगों के संपर्क में हैं तो तुरंत खुद को क्वारंटाइन कर लें। ब्रिटेन में 1 हफ्ते के भीतर वायरस का ये दूसरा स्ट्रेन है। इस बीच ब्रिटेन ने अपने यहां 100 परीक्षण किट को मंजूरी दे दी है। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने बताया कि इस किट से एंटीजन लेटरल फ्लो टेस्ट होता है, जिसका रिजल्ट 30 मिनट में मिल जाता है। इससे कोरोना के मामले पता करने में आसानी होगी। और मशहूर फनकार और स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी की आज जयंती है। 1924 में आज के दिन जन्मे रफ़ी साहब ने तमाम ऐसे नगमे गाए जिन्होंने लोगों के दिलों में अमिट छाप बनाई।
40 से 80 के दशक तक मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी फिल्मी गीतों के अलावा गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और अन्य भाषाओं में भी गीत गाए। आइए उनके कुछ नगमे गुनगुनाते हैं। चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाए, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 90 एकड़ के एरिया में फैली राजधानी दिल्ली को प्रतिष्ठित सुंदर नर्सरी को इस साल यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाइम मैगजीन ने भी इसे 2018 की दुनिया की 100 उत्कृष्ट जगहों में शामिल किया है। आइए देखते हैं इस पर डीडी न्यूज की ये, और आइए सीधे चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर एक प्रेस वार्ता में। कि आज भारतीय राजनीति के चिर युवा, चिर व्याकुल, चिर व्यथित, चिर कुपित, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए भी मैं स्पष्ट कह देता हूं, परपीचुअली यूथ, परपीचुअली डिसइंचेंटेड, परपीचुअली फ्रस्ट्रेटेड एंड परपीचुअली एजिटेटेड। राहुल गांधी जी ने अपने स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक प्रकार के आरोप, प्रत्यारोप, निराधार आरोप, अनर्गल आरोप, उनका वाचन आपके समक्ष किया। जो कुछ उन्होंने बोला उसमें कितना तथ्य है, ये मैं कुछ बिंदुवार उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो कुछ उन्होंने बोला है वो आदतन बोला है, फितरतन बोला है, शरारतन बोला है। ये उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो माननीय राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? तो आप कहां और किस किसान के साथ किस रूप में खड़े हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ सरकार का संबंध है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण में, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी एमएनसी कौन है? नेस्ले। उसका कब से चल रहा है काम? पंजाब में लंबे समय से। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कौन है? पेप्सी, राजीव गांधी जी के जमाने से, 88 से। अभी अमरिंदर सिंह जी ने 2019 में फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हम तो सिर्फ राहुल गांधी जी से ये कह रहे हैं, भाई उन बड़ी बड़ी कंपनियों से वहां लाभ हो रहा है पंजाब में या नुकसान हो रहा है? यदि नुकसान हुआ तो अभी तक आपने क्या कार्रवाई की? और यदि लाभ हुआ तो उस लाभ को आप दूसरी जगहों पे क्यों वंचित करना चाहते हैं? स्पष्ट कर दें, इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट का पहला कॉन्ट्रैक्ट कब गया, किस सरकार में गया, कितने वर्षों के लिए गया, कितने प्रतिशत एश्योर्ड प्रॉफिट यानी निश्चित मुनाफे के साथ गया, ये आप लोग स्वयं सर्च कर लीजिएगा और फिर कभी उनसे पूछ लीजिएगा। अगला उन्होंने आरोप लगाया कि किसान यहां बैठे हुए हैं
और किसी के ऊपर भी आरोप लगा दिया जाता है, उसको देश विरोधी कह दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी के सुलभ संज्ञान के लिए मैं उन्हें पुनः स्मरण कराना चाहता हूं। फॉर हिज कॉग्निजेंस आई वुड लाइक टू रिमाइंड हिम, कल चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था, पूर्व प्रधानमंत्री, यानी यस्टरडे, और कल यानी टुमारो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। या दोनों के ऊपर आपने देशद्रोह के मुकदमे नहीं लगाए थे, दोनों को जेल में नहीं डाला था। और मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा, चौधरी साहब जब पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो जनसंघ घटक के 97 एमएलए थे, जनसंघ ने मुख्यमंत्री बनाया और उनकी सरकार को बर्खास्त किसने किया? कांग्रेस ने। और वो केंद्र की कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की अल्पमत की सरकार किसके समर्थन पे चल रही थी? कम्युनिस्टों के समर्थन पे। संयुक्त विधायक दल की सरकार 1969। चौधरी साहब की सरकार बर्खास्त करने वाले, चौधरी साहब को 1979 में धोखा देने वाले, चौधरी साहब को जेल में डालने वाले, चौधरी साहब को जब के ऊपर देशद्रोह के केस लगाने वाले, और जब इंदिरा जी पे कार्रवाई शुरू हुई तो चौधरी साहब के लिए क्या क्या अपशब्द नहीं बोलने वाले। वो अगर आज आकर ये कहते हैं कि हम किसान दिवस पर किसानों के साथ खड़े हैं, तो मेरा किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इनकी फितरत को पहचानिए। जैसा इन्होंने छल प्रपंच स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ किया था, वैसा ही ये आपके साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। और अटल जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में जब ये लोग प्रवचन देना शुरू करते हैं, जिन्होंने, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं ध्यान हो कि जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनामाइट केस, बम धमाके का केस लगाकर, हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क पे चलाया, वो लोग आकर अगर आज ये बात करते हैं तो मुझे लगता है पंचतंत्र में जैसे कहते हैं ना, श्रगाल प्रवचन दे रहा है, इसको शब्दशः न लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, वैसा प्रतीत होता है। उसके बाद उन्होंने कही कि साहब ये तो किसी के भी खिलाफ बोल देंगे। सरसंघ चालक भागवत जी के बारे में भी बोल दिया। भाई आप तो बोल चुके हैं। संघ के बारे में आतंकवाद की बात आप किससे बोल चुके हैं? अरे भैया अमेरिकी अधिकारियों से बोल चुके हैं। आपके गृह मंत्री सदन में माफी मांग चुके हैं और आप कोर्ट में माफी मांगने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो मेरे विचार से यहां पर भी उनकी स्थिति बहुत स्पष्ट है। किसानों के बारे में जो लोग यह कह रहे हैं, हम किसानों के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री जी ने खुले मन से वार्ता के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने लिखित में पत्र भी दिया है। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी की सरकार ने जितना किसानों के लिए किया है, संख्यात्मक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से, बोथ स्टैटिस्टिकली एंड इमोशनली, भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। फिर भी जिन लोगों ने हमेशा धोखा दिया है, जिन्होंने हमेशा छल किया है, मैं पूछना चाहता हूं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का 1988 का जो आंदोलन था, उसकी कितनी बातें मान ली थी? बात किसानों के बड़े बड़े आंदोलन हुए। एक जमाने में चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में, चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में, शरद जोशी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने हमेशा किसानों के साथ बेईमानी की, वो आज रहनुमाई करने के लिए आ गए। मुझे तो वही पंक्ति याद आती है कि ये बलमा बड़े बेईमान हमें पटियाने आए हैं। तो मेरे विचार से भारत के सुधी किसान इन विषयों को भी अच्छी तरह समझते हैं। अब चीन को भी बीच में ले आए, तो मुद्दों की तो कोई वही नहीं है, कहीं से कुछ भी पहुंच जाएंगे। कहते हैं चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं राहुल गांधी जी, ये कब्जा खानदानी है, आपके खानदान की देन है। तो अपने खानदानी कब्जे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे दौर में, मोदी जी की सरकार के समय में, मैं याद दिलाना चाहता हूं,
आपके और हमारे दौर में क्या अंतर रहा? आपके में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाके नेहरू जी कहते थे कि चीन को नहीं शामिल किया तो हम शामिल नहीं होंगे, और चीन के लिए वकालत करते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा जाए। हमने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ में मसूद अजहर आतंकवादी घोषित हुआ चीन के न चाहते हुए। शंघाई कॉरपोरेशन के प्रस्ताव में आतंकवाद का विषय आया चीन के न चाहते हुए। धारा 370 के ऊपर चीन कोई भी कहीं एक प्रस्ताव नहीं ला पाया। पूरा प्रयास करने के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चीन हमें बनने से नहीं रोक पाया। इसके बावजूद आपको यह यथार्थ नजर नहीं आता है। तो अब मैं आगे की बात कहता हूं। उन्होंने चोरी की भी बात कह दी। तो यथार्थ क्या है और चोरी क्या है? तो मैं यही कहूंगा, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, अपनी आंखें तो खोलो भाई। अब चोरी का आरोप वो लगाते हैं तो जमानत पे रिहा है। जुर्म के जमानती ईमानदार बन गए चोरी के आरोप के झंडा बरदार। इसलिए मैंने सिर्फ आपके सामने बिंदुवार उनका उत्तर देने का प्रयास किया है। और मैं अंत में कहूंगा, चाहे जितना भी आप मुद्दे बदल लो, आपके ये झूठ और प्रपंच जनता के मध्य चलने वाला नहीं है। और कितने भी चेहरे बदलो, कितने भी आप आंदोलनों का लाभ उठाने का प्रयास करो, मैं किसान भाइयों से भी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि जब आपकी फसल लहलहाती हुई खेत में खड़ी होती है तो बहुत से गुजरने वाले इधर उधर के आवारा पशु, फिर मैं कैवियट के साथ कह रहा हूं कि शब्दशः न लिया जाए, प्रतीक में लिया जाए, आवारा पशु आकर उसे चरने का प्रयास करते हैं, मगर मुस्तैद किसान पूरी मुस्तैदी के साथ डंडा लाठी लेकर उनको बाहर कर देता है अपने खेत से। और मैं यह अनुरोध करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसान बहुत विवेकशील हैं और कौन उनकी फसल को ललचाई नजर से चरने की दृष्टि से देख रहा है, इसके बारे में वो पूरी तरीके से सतर्क हैं और लाठी लेकर मुस्तैद रहेंगे। बस मैं अंत में ये कहूंगा कि जितने झूठ रचने थे वो झूठ रच लिए, जितने मुद्दे बदलने थे बदल लिए, जितने आईने बदलने थे बदल लिए, मगर चेहरा नहीं बदलता। यह पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदलकर, यहां पे मैं कहूंगा लाख मुद्दे बदलकर खड़ा हो जाऊं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पीसी है, इसलिए रुक जाइए, क्वेश्चन आंसर छोड़ दीजिए। So there you heard BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi countering all the allegations that have been levelled by Congress leader Rahul Gandhi when he met President Ramnath Kovind with the submission of signature campaign that has been carried out as well, and he's refuted all the allegations levelled by the Congress and its leader, and also in a way shown the mirror to Congress and its allies past and present as to how they themselves were at the root of negating a lot of steps that were taken in the interest of farmers, and also jailing and taking action against farmer leaders like Chaudhry Charan Singh, whose birth anniversary was celebrated just yesterday. He also referred to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, whose birthday is tomorrow, and that is also Good Governance Day. That action was also taken against him, against the farmers' interest by the Congress and its erstwhile and present allies, and all the allegations have been refuted as well, while saying that the Modi government is doing the best that it can for the interest of farmers, and these new farm laws, all three of them, are to serve the best interest of farmers as well as the country. Meanwhile, a delegation of 60 farmers of Kisan Mazdoor Sangh from Bagpat met Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar today at Krishi Bhavan. They extended their support to the new farm laws. कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में
राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। Meanwhile, Union Minister for Information and Broadcasting, Prakash Javadekar, a senior BJP leader as well, has accused the Congress party of playing politics over farmers' issues. कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हुई है, क्योंकि किसान के कंधे पर बंदूक रख के कौन भड़का रहा है ये साफ हो गया। कांग्रेस और उनके साथी उसके लिए दोषी है। मैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुले डिबेट की चुनौती देता हूं कि चलो आइए चर्चा करते। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया। कांग्रेस क्या करती थी? झुनझुने दिखाती थी। कर्ज माफी बहुत बड़ा घोषणा की, सब मिलकर 53,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी में दिए, और वो भी किसान को नहीं, बैंकों को दिए। किसान के खाते में नहीं जमा हुए, बैंक के खाते में जमा हुए। मोदी ने मात्र कल जो 18,000 करोड़ देंगे वो पकड़ के 1,20,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में जमा कर दिया। और ये तो शुरुआत है, 10 साल चलेगा। 7 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा योजना है। And we're taking you back to the BJP headquarters for another briefing there by a spokesperson. इसमें ही कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए अभी तक जैसे मैंने कहा सूचना 19,000 से अधिक स्थानों की सूचना आ चुकी है। देश भर में प्रत्यक्ष रूप से किसानों की भागीदारी 1 करोड़ से अधिक होने वाली है और 5 करोड़ से अधिक किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश कल 12 बजे देश के सभी किसान भाई, आम नागरिक को प्राप्त होगा। इस अवसर पे देश भर के किसान उनको सुनेंगे। उससे पहले कार्यक्रम का शुरू 1 घंटे पहले 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होगा। 1 घंटे पहले 11 बजे से जो प्रमुख नेता या किसान हैं उनका उद्बोधन हर केंद्र पे होगा। इस कार्यक्रम में सभी सांसद, माननीय मंत्रीगण, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री, सभी विधायक, सभी मेयर, कारपोरेटर एवं सभी जनप्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। उसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी से लेकर के सभी प्रमुख कार्यकर्ता कल माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे 12 बजे, और उससे पहले अलग अलग स्थानों पे उनका उद्बोधन भी होगा। देश भर के जो कोऑपरेटिव संस्थान हैं, मंडी है, वहां पे भी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, क्योंकि उसका भरोसा है, उसका विश्वास मोदी जी पे है कि उन्होंने ही हमारा भला किया है। अभी तक नीम कोटेड यूरिया से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान से लेकर के अन्य स्कीम जो भी किसानों की
ले आई है, एमएसपी में 2 गुना दाम करने की बात हो, तो इस प्रकार से भरोसा किसानों का माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। हम भी जहां भी गए हैं, एक चीज मैंने देखा, देश के कोने में कहीं पे भी किसी प्रकार का अगर 1-2 जगह छोड़ दे तो कोई विरोध नहीं है। सभी प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने कदम उठाए हैं किसानों के भलाई के लिए, उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए, उसका अभिनंदन कर रहे हैं। और कार्यकर्ता भी अलग अलग स्थानों पे जाकर के, किसान भाई भी अपना उद्बोधन दे रहे हैं, अलग अलग जो अभी तक की उपलब्धि रही है, जैसे 1 लाख करोड़ रुपए एफपीओ के माध्यम से खर्च होने वाले हैं। उसी प्रकार से जैसा मैंने बताया, सॉयल हेल्थ कार्ड 22 करोड़ अभी तक बन चुके हैं। पीएम फसल योजना 7 करोड़ 93 लाख, पीएम किसान योजना के अंतर्गत कल फिर किसान भाइयों के को मिल ही रहा है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, केवल एक ही उदाहरण दूंगा। जब यूपीए की सरकार थी 2009 से 14, तो दाल, जो तुअर दाल होती है, उसकी खरीदी 2009 से 14 के बीच में 1,52,000 मीट्रिक टन हुआ था, 1.52 लाख मीट्रिक टन। और जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 2014 से 2019 के बीच में 112.28 लाख मीट्रिक टन, 74 गुना अगर दालों में के मामले में खरीदी अगर बढ़ी है तो मोदी जी के समय में 74 टाइम्स। और इसी प्रकार से अगर धान और गेहूं की खरीद भी देखें तो यूपीए के समय में अगर पूरा 3.74 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च हुआ, तो अभी 5 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए इस धान और गेहूं के खरीद में खर्च हुआ। मैं एक चीज की बात बता रहा हूं, यही मैं आप सबको बताने के लिए आया था। सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, काउंसलर, पार्टी के सभी पदाधिकारी कल व्यापक स्तर पे देश में के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 19,000 की सूचना आ चुकी है, 19,000 से अधिक कार्यक्रम होंगे। 1 करोड़ से अधिक किसान प्रत्यक्ष रूप में कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 5 करोड़ से अधिक किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री के संदेश को सुनेंगे, और यह उत्सव के रूप में कल का कार्यक्रम होगा। यही मुझको आप सबको बताना था। कौन नेता कहां पे जा रहा है, इसकी जानकारी प्रदेश से आपको मिलेगी। इसकी जानकारी अभी मैं यहां से नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसकी मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। देखिए, यह आपको जानकारी प्रदेश देगा। गृहमंत्री दिल्ली में रहेंगे। बाकी प्रदेश हर प्रदेश के आप संपर्क करिए, प्रदेश के पास सूची है। और भैया, प्रदेश से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस इतना मैं बता दिया कि माननीय केंद्रीय मंत्री और सभी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सभी, मतलब सभी, all the chief ministers, all the MPs, all the MLAs, they are going to participate and listen honorable Prime Minister who is going to speak at 12 o'clock and address. मैं लोनी जा रहा हूं गाजियाबाद में। हाँ, कुछ अपने अधिकांश अपने संसदीय क्षेत्र में है। जैसे एक संसदीय क्षेत्र में 20-20 अगर विकास खंड है तो एक क्षेत्र में वह रहेंगे, भी दूसरे जगह पे कोई पार्टी का पदाधिकारी होगा, तीसरी जगह पे विधायक रहेगा। इसलिए जैसा मैंने बताया कि ये आपको डिटेल कार्यक्रम बाद में मिलेगा। और कल आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो, पता करो कहाँ हो रहा कार्यक्रम। एक कल पता चलेगा। There you heard the BJP's press conference related to the Prime Minister's program tomorrow, where PM Kisan, he'll be with a touch of a button, he'll be releasing the next installment of the PM Kisan funds for over 9 crore farmer families. They're the beneficiaries of this scheme, under which 6,000 rupees are being transferred on 2,000 rupees quarterly basis to these farmer families. And he's
He gave details of how many other farmers will be joining the Prime Minister, because the PM, after releasing those funds, will also be interacting with farmers from at least 6 states. So he said around 1 crore farmers will be tuning into that as well. The PM will be addressing them via video link and also interacting with them. Now, farmers are deriving benefits from the new agricultural laws introduced by the central government. Farmers are able to sell their produce anywhere in the country. Farmers from Anantapur district, those who have been cultivating chilies, stood as an example of this. The farmers from Avula Datla village sold the crop at an unprecedented price, and they've expressed happiness for being able to sell their crop at a higher price than ever before. We are cultivating chilies since long time, and we used to sell it for low prices. But now the agricultural bill brought by the central government facilitated us to sell our crop at Karnataka market, and I sold the crop at 36,999 rupees, which was more than the old prices. Bills brought by the central government are definitely going to benefit us. We grow chilies every year. We should to get a price of 7 to 8,000 only. This time we got to sell at 32,000 rupees. Bill introduced by central government are beneficiary for the farmers. We should our crop at Karnataka market at rupees 32,000. Now, in view of the ongoing farmers' protest at borders adjoining Delhi, Haryana and Uttar Pradesh, Delhi Traffic Police has issued advisory for people to avoid congestion and opt for other alternative routes. As of today, 4 borders joining Delhi, Haryana, Singhu, Chandi, Pyao, Maniari, Saboli and Mangesh borders are being closed, and they've remained closed since the morning. Alternate route available are from Lampur, Safiabad, Palla and Singhu school toll tax borders. Meanwhile, traffic has been diverted from Mukarba and GTK Road, and people are advised to avoid Outer Ring Road, GTK Road and NH44. Also, Chilla, Ghazipur borders adjoining Delhi, Uttar Pradesh are also closed for traffic coming from Noida and Ghaziabad to Delhi. People are advised to take alternate route for coming to Delhi via Anand Vihar, DND, Apsara, Bhopra and Loni borders. Now, Union Minister for Social Justice and Empowerment, Thawarchand Gehlot, today launched the Swachhata mobile app. On the occasion, the minister said that manual scavenging has been banned long back in the country, and now with this app, if ordinary citizens get information about manual scavengers, they can complain about it on the app. इससे मुक्त करा करके एक मुश्त 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, और उनको अगर कौशल प्रशिक्षण लेने के योग्य है तो कौशल प्रशिक्षण देंगे। कौशल प्रशिक्षण के दौरान उनको 3,000 रुपये मानदेय देंगे, और कौशल प्रशिक्षण के बाद लोन आदि दे करके उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। Now, the Economic Offence Wing of the Delhi Police has arrested a retired Chief Manager of Punjab National Bank, Shailendra Kumar Upadhyay, for allegedly defrauding by opening an account in a fake name and accepting a loan of 2.5 crore rupees. 2 more accused involved in the embezzlement and misappropriation of funds scheme were also arrested. Let us now take a look at the update on the COVID-19 battlefront from across the country. While 29,791 recoveries have been recorded yesterday, taking the cumulative total of recovered patients to 96,93,173. With this, the recovery rate is currently standing at 95.75%. India's 3-pronged strategy to test, trace and treat is proving to be a success. The fatality rate has dropped to 1.45%, with 1,46,756 deaths recorded so far. The number of active COVID-19 cases in India is now at 2,83,849, which is 2.8% only of the total cases reported so far. Let us also take a quick look at the updates of the COVID-19 battlefront from across the world. COVID-19 pandemic continues to loom large over the world, infecting more than 7 crore 90 lakh people, while the tally for recoveries has crossed 5 crore 56 lakh mark worldwide. The virus has claimed over 17 lakh 36,000 lives globally.
The US remains the worst affected from COVID-19 with more than 1 crore 89 lakh cases of infection and over 3,34,000 fatalities, followed by Brazil in terms of the death toll, where around 1,89,000 people have lost their lives due to COVID-19 pandemic. Let's get you some sports now. And India will take on Australia in the second test of the series in Melbourne Saturday onwards. With Virat Kohli already back in India on paternity leave and Mohammad Shami out of the series with a fractured wrist, multiple changes